बात बहुत पुराने जमाने की है। एक गांव में पयाग नाम का एक युवक रहा करता था। बड़ा ही मेहनती और उद्यमशील, मगर कहते हैं ना, संगत का असर गहरा होता है और कभी कभी ये असर उल्टा भी पड़ जाता है। साधु संतों का सत्संग जहां अच्छे अच्छों को राह दिखाता है, वहीं पयाग का दुर्भाग्य ऐसा था कि उसी सत्संग ने उसके जीवन की दिशा को भटका दिया। उसे गांजा, चरस और भांग की लत लग गई। धीरे धीरे मेहनती पयाग आलस्य का उपासक बन बैठा। जहां कभी उसके हाथ में हल था, वहां अब चिलम दिखाई देती थी। अब पयाग की दुनिया बदल चुकी थी। किसी वटवृक्ष के नीचे धूनी चल रही होती, जटाजूटधारी कोई महात्मा आसन जमाए विराजमान होते और भक्तजन उन्हें घेर कर बैठे होते। चारों ओर तिल तिल पर चरस के दम चल रहे होते। बीच बीच में भजन भी हो जाते, लेकिन वो भक्ति कम और नशे की मस्ती ज्यादा लगती। चिलम भरना पयाग का प्रमुख कार्य था। उसे ये अधिकार मानो विरासत में मिला हो। पहली चिलम का दम हमेशा उसके ही हिस्से आता। बाकी भक्तों को जहां परलोक में पुण्य फल की आशा थी, वहीं पयाग को उसका फल इसी लोक में तुरंत मिल जाता। महात्माओं के श्रीमुख से निकली भगवत चर्चा सुनते सुनते वो कभी कभी भाव विभोर हो उठता। चिलम की धुएं और भजनों की धुन के बीच उसे आत्मविस्मृति घेर लेती। वो सौरभ, संगीत और प्रकाश से भरे एक ऐसे लोक में पहुंच जाता जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग होता। एक स्वप्निल संसार जिसमें केवल मस्ती थी और मोह। लेकिन जीवन में जैसे उजाले के साथ अंधेरे भी चलते हैं, वैसे ही पयाग के जीवन में भी एक और सच्चाई थी। उसकी स्त्री, मतलब उसकी रुक्मिन। जब रात के 10-11 बज जाते और रुक्मिन उसे बुलाने आती, तो पयाग को जैसे किसी ने नींद से झकझोर दिया हो। उसे यह सब बहुत क्रूर अनुभव होता। जिस संसार को वह सत्संग में बैठकर स्वर्ग समझ रहा होता, रुक्मिन की पुकार से वो संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल सा जान पड़ता। और जब घर पहुंचता तो ये जानकर उसे और भी क्लेश होता कि चूल्हा अब तक नहीं जला है और चने चवेने की भी कोई तैयारी नहीं। पयाग जाति का भाड़ था। गांव की चौकीदारी उसी की मीरास थी। इसी काम के बदले में उसे 2 रुपए और कुछ आने वेतन मिलता था और वर्दी और साफा अलग से मुफ्त में मिल जाता। काम कुछ खास नहीं था। सप्ताह में 1 दिन थाने जाना, वहां अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना, अस्तबल साफ करना, लकड़ी चीरना। पयाग ये सब काम रक्त के घूंट पी पी कर करता, क्योंकि वो जानता था कि किसी भी तरह की अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से महंगी पड़ सकती है। आंसू पोंछते हुए सोचता, चौकीदारी में अगर कोई असल काम था तो बस यही। और महीने में 4 दिन के 2 रुपए और कुछ आने कम नहीं थे। फिर गांव में अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचों पर तो उसका रौब तो बना ही रहता था। उसका ये छोटा सा वेतन ही पेंशन के समान था। मगर जब से महात्माओं का संग मिला था, तब से ये वेतन पयाग की जेब खर्च की मद में समा गया और यहीं से जीविका का प्रश्न दिन ब दिन चिंता का कारण बनने लगा। इन सत्संगों से पहले ये दंपत्ति गांव में मजदूरी करता था। रुक्मिन लकड़ियां तोड़कर बाजार ले आती और पयाग कभी आरा चलाता, कभी हल जोतता, कभी पुर हाँकता। जो भी काम सामने आ जाता उसमें लग जाता। वो हंसमुख था, श्रमशील था, विनोदी था और सबसे बड़ी बात, वो निर्द्वंद था। ऐसा आदमी कभी भूखा नहीं मरता। उस पर नम्रता इतनी कि किसी काम के लिए कभी ना नहीं कहता। कोई कुछ कह दे तो अच्छा भैया कहकर दौड़ पड़ता। इसी स्वभाव के कारण गांव में उसका मान था। यही कारण था कि जब वो निर्दम हो गया, तब भी 2-3 साल उसे विशेष कष्ट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी दोनों समय का पेट भर खाना तो दूर की बात थी, मगर जब महतो जैसे लोगों को, जिनके द्वार पर बैलों की 3-3 जोड़ियां बंधती थीं, ये सुविधा प्राप्त नहीं थी, तो फिर पयाग किस गिनती में आता। हाँ, एक जोर की दाल रोटी का भरोसा बना रहता था। यही उसकी सबसे बड़ी तसल्ली थी। परंतु अब जीविका की समस्या दिन पर दिन और भी विषम होती जा रही थी। एक और विपत्ति ये भी थी कि रुक्मिन अब पहले जैसी पतिपरायण, सेवाशील और तत्पर नहीं रही थी। न जाने किस कारण उसमें अब वो पुरानी लगन न रही। हाँ, उसके वाचाल स्वभाव और प्रगल्भता में दिन प्रतिदिन आश्चर्यजनक विकास हो जा रहा था। अब पयाग को लगने लगा कि उसे किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता है जो उसे जीविका की चिंता से पूर्णतः मुक्त कर दे, जिससे वो निश्चिंत होकर भगवत जन और साधु सेवा में प्रवृत्त हो सके। एक दिन रुक्मिन बाजार से लकड़ियां बेचकर लौटी। पयाग ने उसे देखकर कहा, ला कुछ पैसे मुझे दे दे, दम लगाऊं। रुक्मिन ने मुंह फेरते हुए कहा, दम लगाने की ऐसी ही चाट है तो कोई काम क्यों नहीं करते।
क्या आजकल कोई बाबा नहीं है, जाकर चिलम भरो। पयाग ने त्योरी चढ़ाकर कहा, भला चाहती है तो पैसे दे दे, नहीं तो इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा, तब रोएगी। रुक्मिन ने अंगूठा दिखाकर कहा, रोए मेरी बला, तुम रहते ही हो तो कौन सा सोने का कौर खिला देते हो। अब भी छाती फाड़ती हूं, तब भी छाती फाड़ूंगी। तब यही फैसला है? पयाग ने घोर स्वर में पूछा। हाँ हाँ, कह तो दिया, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, रुक्मिन ने तिनक कर उत्तर दिया। पयाग ने ताना मारा कि गहने बनवाने के लिए पैसे हैं और मैं 4 पैसे मांगता हूं तो ये जवाब देती है। रुक्मिन झल्लाकर बोली, गहने बनवाती हूं तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है? तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया, या इतना भी नहीं देखा जाता? पयाग की आंखों में क्रोध उमड़ आया। वो कुछ कहे बिना घर से निकल गया। उस दिन रात भर नहीं लौटा। रात के 9 बज गए थे। रुक्मिन ने किवाड़ बंद कर लिए। बस यही समझी कि पयाग गांव में कहीं छिपा बैठा होगा, सोचता होगा मैं जाकर मनाऊंगी, उसकी बल आ जाती है, रुक्मिन ने सोचा। पर जब दूसरे दिन भी पयाग घर न लौटा तो रुक्मिन को चिंता होने लगी। वो गांव का चप्पा चप्पा छान आई, पर चिड़िया भी किसी डाल पर न दिखी। उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई। रात को बिस्तर पर सोने गई, मगर बहुत देर तक आंखों में नींद नहीं आई। चिंता बढ़ती जा रही थी कि कहीं पयाग सचमुच में तो विरक्त नहीं हो गया। उसने निश्चय किया कि कल तड़के ही हर पत्ता पत्ता छान मारूंगी। जरूर किसी साधु संत के साथ होगा, जाकर थाने में रपट भी कर दूंगी। अभी तड़का ही था कि रुक्मिन थाने में चलने को तैयार हो गई। रुक्मिन अभी किवाड़ बंद करके बाहर निकली ही थी कि सामने से पयाग आता दिखाई दिया। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी चली आ रही थी। छींट की साड़ी, रंगी हुई चादर, लंबा घूंघट और शर्मीली चाल। ये दृश्य देखते ही रुक्मिन का कलेजा धक से बैठ गया। वो एक क्षण को जैसे पत्थर सी हो गई, हतबुद्धि खड़ी रही, फिर आगे बढ़ी और उस नई सौत को दोनों हाथों के बीच इस तरह पकड़ लिया जैसे कोई जीवन से निराश रोगी विष का प्याला पीने चला हो। न रोई न चिल्लाई, बस चुपचाप उसे धीरे धीरे घर के भीतर ले चली। जब पड़ोसियों की उत्सुक भीड़ छट गई तब रुक्मिन ने पयाग से पूछा, इसे कहां से लाए? पयाग ने हंसते हुए जवाब दिया, घर से भागी जाती थी, मुझे रास्ते में मिल गई, घर का कामकाज करेगी, पड़ी रहेगी। रुक्मिन का मन जलने लगा। मालूम होता है मुझसे तुम्हारा जी भर गया है। पयाग ने तिरछी नजरों से उसे देखकर कहा, दत्त पगली, इसे तेरी सेवा टहल करने को लाया हूं। रुक्मिन ने व्यंग से कहा, नई के आगे पुरानी को कौन पूछता है? पयाग ने ठंडी आवाज में उत्तर दिया, चल, मन जिससे मिले वही नई है और मन जिससे ना मिले वही पुरानी। ला, कुछ पैसा हो तो दे दे, 3 दिन से दम नहीं लगाया है, पैर सीधे नहीं पड़ते। हाँ देख, 2-4 दिन इस बेचारी को खिला पिला दे, फिर तो आप ही काम करने लगेगी। रुक्मिन ने चुपचाप पूरा रुपया लाकर पयाग के हाथ पर रख दिया। दूसरी बार कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पयाग में चाहे और कोई गुण हो या ना हो, यह मानना पड़ेगा कि वो शासन के मूल सिद्धांतों से भली भांति परिचित था। उसने भेद नीति को अपना जीवन सूत्र बना लिया और उसका यह प्रयोग सफल रहा। 1 महीने तक किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आई। रुक्मिन ने अपनी सारी चौकड़ियां भुला दी। वो बड़े तड़के उठती, कभी लकड़ियां तोड़ती, कभी चारा काटती, कभी उपले पाथती और बाजार ले जाती। वहां जो कुछ मिलता उसका आधा तो पयाग को थमा देती और बाकी में घर का काम चलता। वो अपनी सौत को कोई भी काम नहीं करने देती। पड़ोसिनों से कहती, बहन सौत है तो क्या है, तो अभी कल की बहुरिया, 2-4 महीने आराम भी ना करेगी तो क्या करेगी? मैं तो काम करने को हूं ही। गांव भर में रुक्मिन के शील और सहनशील स्वभाव का बखान होने लगा, मगर सत्संगी और घाघ पयाग सब समझता था और अपनी भेदनीति की सफलता पर मन ही मन प्रसन्न भी रहता। एक दिन सुबह की रसोई के बाद सिलिया बोली, दीदी अब तो घर में बैठे बैठे जी उबता है, मुझे भी कोई काम दिला दो। रुक्मिन ने स्नेह से भरे स्वर में जवाब दिया, क्या मेरे मुंह में कालिख लगवानी बाकी रह गई है? भीतर का काम किया कर, बाहर के लिए मैं ही हूं। बहू का असली नाम कौशल्या था, मगर बिगड़ते बिगड़ते कौशल्या से सिलिया बन गया था। इस वक्त उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मन के भीतर जो चुभन थी वो गहरी होती जा रही थी। लौंडी जैसी दशा अब उसे असह्य लगने लगी थी। दिन भर घर का काम करते करते जान घुल जाए, फिर भी कोई पूछे नहीं और रुक्मिन
जो बाहर से 4 पैसे ले आती है घर की मालकिन बनी फिरती है। अब सिलिया ने निश्चय कर लिया कि मैं भी मजदूरी करूंगी और मालकिन के घमंड को तोड़ कर रख दूंगी। उसे यह समझते देर न लगी कि पयाग को तो बस पैसे से मतलब है। जब रुक्मिन चारा लेकर बाजार चली गई तब सिलिया ने घर की कुंडी बंद की और गांव के रंग ढंग देखने निकल पड़ी। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ और बनिए सब जातियों के लोग बसे थे। सिलिया ने एक शील संकोच से भरा एक ऐसा स्वांग रचा कि गांव की स्त्रियां उस पर मोहित हो गईं। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल और किसी ने कुछ और। नई बहू की आओ भगत भला कौन नहीं करता। पहले ही चहल पहल में उसे पता चल गया कि गांव में पिसनहारी का स्थान खाली है और वो इस कमी को भर सकती है। घर लौटी तो उसके सिर पर गेहूं से भरी एक टोकरी थी। पयाग ने रात के पहले ही पहर चक्की की घूमर घूमर आवाज सुनी तो रुक्मिन से कहा, आज तो सिलिया बहुत जल्दी से पीसने लगी। रुक्मिन कुछ हैरान हुई। वो तो सुबह ही आटा बाजार से लाई थी, फिर ये पीसने की आवाज क्यों? उठकर कोठरी में पहुंची, देखा सिलिया अंधेरे में बैठी चक्की चला रही है। हाथ थाम लिया और झल्लाकर बोली, तुझसे किसने कहा पीसने को, और ये किसका अनाज है? सिलिया ने बेधड़क उत्तर दिया, तुम आराम से जाकर सो क्यों नहीं जाती? मैं पीसती हूं तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? चक्की की आवाज भी सही नहीं जाती। रुक्मिन ने टोका, ला टोकरी दे, बैठे बैठे कब तक खाएगी? 2 महीने हो गए। सिलिया ने दृढ़ता से जवाब दिया, तुम कहो या न कहो अपना धर्म भी तो कुछ होता है। रुक्मिन ने चेताया, तू नहीं जानती यहाँ के लोग कैसे हैं। आटा पिसवाना सबको अच्छा लगता है मगर पैसे देने में रोते हैं। किसका गेहूं है ये? मैं अभी सवेरे उसके सिर पर पटकाऊंगी। सिलिया ने रुक्मिन के हाथ से टोकरी झपट ली और बोली, पैसे क्यों ना देंगे? क्या बेगार कर रही हूं? रुक्मिन ने आंखें तरेर कर कहा कि तू नहीं मानेगी। सिलिया ने ठोस स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हारी लौंडी बनकर नहीं रहूंगी। तकरार सुनकर पयाग भी भीतर आ गया। बोला, काम करती है तो करने क्यों नहीं देती? अब क्या जन्म भर बहुरिया ही बनी रहेगी? 2 महीने हो गए। रुक्मिन का चेहरा तमतमा गया। तुम क्या जानो, नाक तो मेरी कटेगी। सिलिया का बांध टूट गया। तो क्या कोई मुझे बैठे बैठे खिलाता है? चौका, बर्तन, झाड़ू, बुहारी, रोटी, पानी, पीसना, कूटना, ये सब कौन करता है? पानी खींचते खींचते हाथों में गड्ढे पड़ गए हैं। मुझसे अब अकेले सारा काम न होगा। पयाग ने समर्थन करते हुए कहा, तो तू ही बाजार जाया कर, घर का काम रहने दे, रुक्मिन कर लेगी। रुक्मिन भवक पड़ी। ऐसी बात मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? 3 दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी तो दुनिया क्या कहेगी? सिलिया ने आग्रह के स्वर में कहा, संसार क्या कहेगा? क्या मैं कोई ऐब करने जाती हूं? बस उसी दिन से मानो उसकी डिग्री हो गई। घर का शासन अब रुक्मिन के हाथ से फिसल चुका था। आधिपत्य पूरी तरह से सिलिया के हाथ में आ गया। वो जवान थी, सजीव थी और काम में तेज। गेहूं पीस कर उठी तो औरों के साथ घास छीलने भी चली गई और इतनी घास छीली कि सब दंग रह गए। गट्ठा इतना भारी था कि खुद उठाए न उठता था। गांव के जिन पुरुषों को घास छीलने में वर्षों का अभ्यास था उनसे भी बाजी मार ली। वो गट्ठा 12 आने में बिका। और सिलिया ने क्या किया? आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, तरकारी, मसाला सब कुछ खरीदा और 4 आने बचा भी लिए। रुक्मिन को पूरा विश्वास था कि सिलिया 2-4 आने में ही लौटेगी। फिर वो उसे डांटेगी और अगले दिन से खुद बाजार जाने लगेगी। फिर से मेरा राज होगा, यही सोच रखा था। लेकिन जब सिलिया लदी फदी सब सामान के साथ लौटी तो रुक्मिन की आंखें खुली की खुली रह गईं। पयाग जब खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी के स्वाद से झूम उठा। बोला, महीनों से ऐसी चीज नसीब नहीं हुई थी। खाना खाकर जब वो बाहर जाने को हुआ तो बरोठे में खड़ी सिलिया मिल गई। पयाग ने पूछा, आज कितने पैसे मिले? सिलिया बोली, 12 आने। सब खर्च कर डाले? कुछ बचे हों तो मुझे दे दे। सिलिया ने बिना हिचक 4 आने उसके हाथ में रख दिए। पैसे खनखनाते हुए पयाग ने खुश होकर कहा, तूने तो आज माला माल कर दिया। रुक्मिन तो 2-4 पैसों में ही टाल देती थी। सिलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे गाड़ के रखना थोड़े ही है। पैसा खाने पीने के लिए है कि गाड़ने के लिए? पयाग तो गदगद हो गया। अब तू ही बाजार जाया कर, रुक्मिन घर का काम करेगी। बस इसी बात को लेकर रुक्मिन और सिलिया में ठन गई। अब दोनों के बीच अघोषित संग्राम शुरू हो गया। सिलिया पयाग के ऊपर अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत करती। पहर रात से ही चक्की की घुमर घुमर सुनाई देने लगती। सुबह होते ही घास लाने निकल जाती। फिर कुछ पल सुस्ता कर बाजार की राह पकड़ती। वहां से लौटकर भी खाली नहीं बैठती, कभी सन काटती, कभी लकड़ियां तोड़ती। इधर रुक्मिन भी चुप कहाँ रहने वाली थी।
वो सिलिया के हर प्रबंध में ऐब निकालती। जैसे ही अवसर मिलता गोबर बटोर कर उपले पाथती और गांव में बेच आती। पयाग के लिए तो ये दोनों हाथों में लड्डू वाली स्थिति थी। दोनों स्त्रियां उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह से भरकर अपने पाले में करने का प्रयास करती, मगर सिलिया ने अपनी दृढ़ता से घर में अपनी जड़ जमा ली थी। अब वो किसी तरह से हिलने वाली नहीं थी। अंततः एक दिन दोनों के बीच खुल्लम खुल्ला टकराव हो गया। फागुन का महीना था, धूप तीव्र थी। सिलिया घास लेकर लौटी, पसीने से तरबतर थी। उसने सोचा नहा लूं फिर बाजार जाऊंगी। घास द्वार पर ही रखकर वो तालाब में स्नान करने चली गई। इधर रुक्मिन ने मौका देख लिया। उसने गट्ठे में से थोड़ी सी घास निकाल ली और उसे पड़ोसन के घर में छिपा दिया। फिर गट्ठे को ढीला कर बराबर कर दिया ताकि ये ना लगे कि कोई घास निकाली गई है। सिलिया जब तालाब से नहाकर लौटी तो घास कुछ कम मालूम हुई। उसने रुक्मिन से पूछा कि घास कम क्यों लग रही है। रुक्मिन ने बेरुखी से कहा, मैं नहीं जानती। बस फिर क्या था, सिलिया का पारा चढ़ गया। उसने गालियां देनी शुरू कर दी। जिसने मेरी घास छोई हो उसकी देह में कीड़े पड़े, उसके माँ भाई मर जाएं, उसकी आंखें फूट जाएं। रुक्मिन कुछ देर तो जब्त करती रही, मगर जब सिलिया की जुबान और जहरीली होती गई तो उसका भी खून उबल पड़ा। झल्ला कर उठी और सिलिया को 2-3 तमाचे जड़ दिए। सिलिया छाती पीट पीट कर रोने लगी, हाय हाय करती रही। सारा मोहल्ला जमा हो गया। पर सिलिया की बढ़ती सुबुद्धि, कार्यशीलता और उसके हाथ में आते अधिकार ने पहले ही उसे पड़ोसियों की सहानुभूति से वंचित कर दिया था। लोग उसके श्रम से जलते थे कि सबसे ज्यादा घास क्यों लाती है, इतने पैसे क्यों कमाती है, इतने तड़के क्यों उठती है। इन बातों ने उसके पक्ष में कोई आवाज न उठने दी। सब औरतें रुक्मिन का ही साथ देने लगीं। अरे मुट्ठी भर घास के लिए इतना बवाल, इतनी तो आदमी झाड़ के फेंक देता है। घास न हुई सोना हो गया। और गालियां किसे दी, अपने ही गांव वालों को ना। संध्या तक ये मामला थम गया। संयोग से उस दिन पयाग थाने गया हुआ था। शाम को जब वो थका मांदा लौटा तो सीधे सिलिया से बोला, ला कुछ पैसे दे दे, दम लगाऊं, चूर हो गया हूं। ये सुनते ही सिलिया फिर रोने लगी, हाय हाय करते हुए कहने लगी, अब इस घर में मेरा रहना न होगा, अपने घर जाऊंगी। पयाग घबरा गया, अरे हुआ क्या, बोलती क्यों नहीं, कहीं कोई गमी तो नहीं हो गई, नैयर से कोई आ गया क्या। सिलिया सिसकते हुए बोली, अब इस घर में क्या रखा है, मेरा अपमान हुआ, मार पीट हुई, गालियां दी गईं। और फिर सिलिया ने रो रो कर सारी कथा पयाग को सुना दी। थाने में आज पयाग की खूब मरम्मत हुई थी, सो पहले से ही गुस्से में भरा था। अब ये सब सुनकर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। रुक्मिन उस समय पानी भरने गई थी। अभी घड़ा भी ठीक से रखा नहीं था कि पयाग पीछे से आया और टूट पड़ा। घूंसे, थप्पड़, लातें बरसाने लगा। रुक्मिन ने गालियों से जवाब दिया, पर जितनी गालियां उतनी मार, यहाँ तक कि उसके घुटने फूट गए, चूड़ियां टूट गईं। सिलिया पास खड़ी होकर ताना मार रही थी, वाह रे तेरा दीदा, वाह रे तेरी जबान, ऐसी औरत कहीं देखी है, औरत नहीं डायन है। मगर रुक्मिन मानो सुन ही नहीं रही थी। उसका सारा ध्यान अब पयाग को कोसने में लगा हुआ था। वो रोती नहीं थी, बस बैठी हुई मंत्र जैसे शब्द दोहरा रही थी, तू मर जा, तेरी मिट्टी निकले, तुझे भवानी खाएं, तुझे मिर्गी आए। पयाग रह रहकर झल्ला कर फिर से लात घूंसे मारता, लेकिन अब रुक्मिन न रोती थी न हिलती डुलती। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा विक्षिप्त था। वो बस वहीं जमीन पर बैठी उसी उन्माद में डूबी कोस रही थी। जब अंधेरा हो गया तो रुक्मिन चुपचाप उठी और घर से निकल गई, जैसे आंख से आंसू बहकर चुपचाप बह निकलते हैं। सिलिया रसोई बना रही थी। उसने रुक्मिन को जाते देखा पर कुछ नहीं कहा। द्वार पे पयाग चिलम पी रहा था, उसने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इन दिनों खेतों में फसल पक चुकी थी, 2-4 दिनों में कटाई शुरू होनी थी। हर साल की तरह पयाग हार की देखरेख करने को तैयार था। वो माघ महीने से ही हार में छोटी सी मड़ैया डालकर रात वहीं बिताता था। चिलम, आग, तमाकू सब लेकर वो मड़ैया में ही पड़ा रहता। उस रात भी वो रुक्मिन की राह देखता रहा 10 बजे तक। फिर सोचा शायद किसी पड़ोसिन के घर सो रही होगी, तो चुपचाप उठकर लाठी ली और सिलिया से बोला, किवाड़ बंद कर ले, अगर रुक्मिन आए तो खोल देना और मना बुझाकर थोड़ा बहुत खिला देना। तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया, न जाने मुझे इतना गुस्सा कैसे आ गया। मैंने उसे कभी फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था, कहीं मर वर गई तो कल आफत आ जाएगी। सिलिया बोली, न जाने वो आएगी भी या नहीं, मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे डर लगता है। तो घर में कौन रहेगा, सूना घर पाकर कोई लोटा थाली उठा ले जाए तो, और डर किस बात का है, फिर रुक्मिन तो आती ही होगी। पयाग के इन शब्दों को अनसुना करके सिलिया ने भीतर से कुंडी बंद कर ली और पयाग हार की ओर चल दिया। चरस की झोंक में वो रास्ते भर ये भजन गाता रहा, ठगनी क्या नैना झमकावे, कद्दू काट मृदंग बनावे, नींबू काट मजीरा, 5 तरोई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा,
रूपा पहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर रिझावे, गले डाल तुलसी की माला, तीन लोक भरमावे। ठगनी हार की सिवान पर पहुंचा ही था कि उसने देखा कि उसकी मड़ैया जल रही है। एक पल को उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चीखा, कौन है वहां? अरे ये आग कौन जलाता है? पर उत्तर कोई न था, सिर्फ धधकती ज्वालाएं थीं जो विकराल हंसी हंसती हवा में लपकती जा रही थीं। मड़ैया जल रही थी और उसके चारों ओर पकी हुई फसल की समंदर जैसी लहरें थीं जो एक चिनगारी से स्वाहा हो सकती थीं। पयाग की छाती धड़कने लगी। ये आग तो गांव को तबाह कर देगी। सोचने का समय नहीं था। उसने अपनी लाठी उठाई, उपला और चिलम वहीं फेंका और खेतों के बीच से मेड़ों को लांघता हुआ आग की ओर दौड़ पड़ा। तेज हवा में ज्वालाएं और भड़क रही थीं। पांव जमीन पर पड़ते नहीं थे, आंखें बस मड़ैया की ओर जमी थीं। 3-4 फरलांग उसने कुछ ही मिनटों में पार कर लिए। मड़ैया पर पहुंचते ही बिना सोचे विचारे उसने अपनी लोहे की लाठी जलती मड़ैया में घुसा दी और सिर पर उठा लिया। वो आग को ही सिर पर लेकर दौड़ पड़ा। चारों ओर से आग की लपटें उसे छू रही थीं। जलती फूस की धज्जियां उस पर गिर रही थीं। एक मूठा तो सीधा उसके हाथ पर गिरा। हाथ झुलस गया पर पांव रुके नहीं। अब उसे अपनी जान की चिंता नहीं थी, फसल बचानी थी। लेकिन खतरा कम नहीं था। जिस लाठी पर मड़ैया उठी थी वो कहीं बीच से जल न जाए। अगर लाठी की पकड़ कमजोर हुई तो मड़ैया उसके ऊपर गिर पड़ेगी और सब कुछ भस्म। और हुआ भी वही। एक खेत बाकी था, 2 सेकंड का फासला। लाठी का कुंदा जलकर ढीला हुआ। मड़ैया खिसकने लगी। उसी क्षण एक स्त्री सामने से दौड़ती हुई आई और पयाग के सामने आकर गर्दन झुका दी। वो रुक्मिन थी। उसने जलती मड़ैया अपने हाथों पर ले ली। पयाग का संतुलन बिगड़ा, वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा झुलस गया था। रुक्मिन जलती हुई मड़ैया लिए खेत के किनारे तक पहुंची, पर उसके हाथ जल गए, मुंह जल गया, कपड़े जल गए। वो गिर पड़ी और मड़ैया भी उसी के ऊपर गिर पड़ी। कुछ देर तक वो हाथ पांव मारती रही, फिर अग्नि ने उसे अपनी गोद में समा लिया। रुक्मिन ने अग्नि समाधि ले ली। थोड़ी देर बाद पयाग को होश आया। सारा बदन जल रहा था। उसने देखा वृक्ष के नीचे लाल अंगारी सी मड़ैया जल रही थी। भाग कर गया और पैर से आग हटाई। नीचे रुक्मिन की अधजली देह पड़ी थी। पयाग वहीं बैठकर सिर ढककर फूट फूट कर रोने लगा। प्रातः गांव वाले आए, उसे उठा कर ले आए। 1 हफ्ते तक इलाज हुआ मगर पयाग न बच सका। कुछ तो आग ने जला दिया था, बाकी रुक्मिन की मौत ने। शोक की ज्वाला ने उसकी सांसें खींच ली और इस तरह खत्म हुई एक साधारण जोड़े की असाधारण कहानी, अग्नि समाधि। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।